हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रही हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्टी चैप्टर दैट इज नोन एज अ फूड एंड न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या करना है, व्हाट इज फूड, व्हाट इज न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड फर्दर देयर सब टाइप्स विद देयर एग्जांपल्स। एंड इसमें कुछ एक्टिविटीज भी है दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करें हम अपना चैप्टर। हमारे चैप्टर की फर्स्ट टर्म जैसे कि रेफर किया गया है फूड, तो उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फूड। फूड क्या है, जो भी हम खाते हैं, लेट रोटी, सब्जी, चावल, समोसा, पिज्जा, एनीथिंग जो आप खाते हो उसको हम नाम क्या देते हैं, फूड का। और अनदर नेम इज न्यूट्रिएंट। प्रॉपर डेफिनेशन समझते हैं इसकी। एनी सब्सटेंस विच मेक द लिविंग बीइंग अलाइव, जिसके कारण कोई भी जीवित इंसान जीवित रह सकता है, उसको हम नाम क्या देते हैं, फूड। एंड इट गिव्स अस एनर्जी। ये मेन पॉइंट है कि फूड हमें क्या देता है, एनर्जी। इसी एनर्जी के कारण ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स ग्रो करते हैं एंड मेंटेन देयर बॉडी। वो अपने बॉडी सिस्टम को मेंटेन कर पाते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से हमारे पास न्यूट्रिएंट है। दैट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, बहुत ही कॉमन, आपने सुना होगा। आप नॉर्मली ग्लूकोज की बात करते हो तो दैट इज वन काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में जितनी डैमेज टिश्यू है उनकी रिपेयर करने में हेल्प करता है। एज वेल एज आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेशन करने में या वेरियस प्रोसेसेस में काम आते हैं। तो वो भी क्या होता है, वन टाइप ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट इज विटामिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से टाइप्स आपने सुने होंगे लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, के, बहुत इसकी टाइप्स होती हैं। तो इन विटामिन का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस। नेक्स्ट इज फैट। बहुत सिंपल, मेक अस फैटी। वाई फैटी, बिकॉज इसमें जो एनर्जी देने की पावर होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से अप्रोक्सीमेट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण ये ज्यादा एनर्जी का रिच सोर्स है और हमें फैटी बनाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा कौन से होते हैं, लाइक वाटर, मिनरल्स, फाइबर्स एक्सेट्रा। तो ये जो फाइबर्स हमने रेफर किए हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ बनाते हैं, डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली वाटर्स, मिनरल्स, ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास अनदर वर्ड दैट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, इट इज खाने की प्रोसेस। फूड खाना, तो उसको खाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। फूड को लेना, अकेला लेना नहीं है, उसको यूटिलाइज भी करना है, यूज करना है, यूज देम इन द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है, लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर रेगुलर प्रोसेसेस चल रही होती हैं, लाइक द रेस्पिरेशन सिंपली सेड एज द ब्रीथिंग, ऑक्सीजन लेना, CO2 बाहर निकालना, एक्सक्रीशन दैट इज नोन एज रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम अवर बॉडी, सिमिलर टू दैट इज ट्रांसलोकेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, वो प्रोसेसेस चलती रहती हैं। इसके लिए जो फूड है उसको यूटिलाइज किया जाता है एंड फूड का इनटेक करना, उसको यूटिलाइज करना क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारे पास mode of nutrition means how an organism obtain their food। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है
कि ऑर्गेनिज्म फूड कैसे बनाता है। तो वो हमारे पास दो तरह का है, माइंड में रखना। न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, वन इज ऑटोट्रोफिक mode of nutrition and second is heterotrophic mode of nutrition. ऑटो मीन्स क्या होता है, itself। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप बनाता है तो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसको कहते हैं हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इट मीन्स मैंने रोटी बनाई तो आई एम ऑटोट्रोफ, नो, वो मोड ऑटोट्रोफिक मोड नहीं है, क्योंकि आटा कहां से मिला, वीट से। वीट कहां से आई, फ्रॉम द प्लांट्स। तो इट मीन्स आप अपने फूड के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। तो हमने जो भी कुछ बनाया उस बेसिस के ऊपर हम नहीं कह सकते कि हम ऑटोट्रोफ हैं। हम किस कैटेगरी में आएंगे, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो ऑटोट्रोफिक में क्या होगा कि नो डिपेंडेंसी ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो डिपेंडेंसी ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन देयर फूड बाय ऑन। अपने आप अपना फूड ऑब्टेन करना इज नोन एज ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे, विच इज नोन एज द ग्रीन प्लांट्स। और ये जो हमारे हेटेरोट्रोफिक है, इसमें हम फर्दर 4 टाइप को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विद देयर एग्जाम्पल्स हम उनको करेंगे। फिलहाल हम उनके नाम कर रहे हैं, विच आर सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस। ये 4 टाइप का न्यूट्रिशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। तो जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे उनको नाम क्या दिया जाएगा, दे आर नोन एज अ ऑटोट्रोफ्स। Autotrophs means the organisms which obtain their food by the process of autotrophic mode of nutrition. उनको another name भी दिया जाता है, that is known as the producers, because they produce food. और इसके अलावा जितने भी हैं like this, ये सभी हमारे पास क्या आ जाते हैं, consumers, क्योंकि इनके द्वारा बने हुए फूड को दूसरे कंज्यूम करते हैं। तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ग्रीन प्लांट आते हैं उसके 2 नाम हमने करने हैं, ऑटोट्रोफ्स एंड प्रोड्यूसर। अब आ जाते हैं कि ये अपना फूड कैसे बनाते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ्स प्रिपेयर देयर फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस, ये अपने माइंड में रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इसमें से जरूर पूछा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में काट देते हैं इसको, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना। तो इसमें लाइट के द्वारा फूड को बनाया जाता है। अब ये प्रोसेस क्या होती है, इसमें क्या चाहिए, वो हम एक रिएक्शन के थ्रू याद करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं, फ्रॉम एयर। अब एयर में से पौधे के अंदर, प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई, तो जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर और ज्यादा मात्रा में लीव्स की निचली साइड छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको कहा जाता है स्टोमेटा।
बहुत ही सिंपल सा नाम है स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होते हैं दे इनटेक द गैसेस और आउटलेट आल्सो फॉर द गैसेस को अंदर लाने, बाहर ले जाने, एज वेल एज वाटर को बाहर निकालने में भी ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं। तो एयर से थ्रू द स्टोमेटा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं। नेक्स्ट उन्होंने लिया वाटर, कहां से? फ्रॉम द सॉइल। दो तो ये फैक्टर चाहिए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ने खाई और पानी पौधे ने पिया। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तीसरा जो फैक्टर इनको चाहिए वो क्या है? सनलाइट। और इनका नाम हम क्या कह रहे हैं? दैट इज नोन एज ग्रीन प्लांट। व्हाई दे आर ग्रीन? क्योंकि उनमें एक पिगमेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो उनको ग्रीन कलर देती है। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि क्लोरोफिल ऑफ ए टाइप, क्लोरोफिल बी, ये अलग अलग टाइप्स होती हैं। हमारे लेवल तक हमने सिर्फ ये रखना है याद कि ग्रीन प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। तो ये चीजें पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर होनी चाहिए। तो बाय द यूज ऑफ सनलाइट, अब ये दिमाग में रखना कि सनलाइट ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि बल्ब जगा दिया, ट्यूब जगा दी और हम कहें कि इसमें फूड सिंथेसिस हो जाएगा। नो, देयर इज द सोर्स दैट इज सन। अब देख रहे हो ये तीनों जो सोर्स लिए गए हैं ये किसी भी लिविंग सोर्स से नहीं लिए गए, इसीलिए इनको ऑटोट्रोफ्स कहते हैं एंड प्रोसेस को ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। होगा क्या? इन दोनों के कंबाइन होने से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हो, और साथ में ही ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लांट्स CO2 गैस को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। इन द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स इससे ऑपोजिट होता है, ऑक्सीजन लेते हैं एंड CO2 बाहर निकालते हैं। इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है बिकॉज दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको बाय रिएक्शन भी आप दे सकते हो, तो हम इसका रिएक्शन भी कर लेते हैं। दैट इज CO2, water H2O, again sunlight, chlorophyll, कार्बोहाइड्रेट मैंने अभी बताया ग्लूकोज C6H12O6, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, एंड ऑक्सीजन। बैलेंस जरूरी है तो ये याद रखना, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6। अब आप चेक कर सकते हो कि ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आ जाता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा हो गया, मैं इतने को रब कर देती हूँ। अब हमने करनी है दैट इज नोन एज फैक्टर। तो फैक्टर कुछ तो हमारे सामने लिखे ही हुए हैं। फर्स्ट वन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के बिना तो हो ही नहीं सकता। मान लेते हैं नॉन ग्रीन प्लांट है, उसमें कहीं फोटोसिंथेसिस हो जाएगी? नो। तो दिस इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्लोरोफिल होनी चाहिए। सेकेंड इज CO2। आपने सुना ही है कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है, उसी तरह से यहां पर भी ऐसा नहीं कि एक्सेस में CO2 हो। अगर एक्सेस में हुई तो दैट इज हार्मफुल फॉर द प्लांट्स। एक sufficient amount of CO2 is necessary for the plants for the photosynthesis। a sufficient amount। अगर उस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट हुई तो there will be adverse effect on the process of photosynthesis। थर्ड इज वाटर। बिल्कुल उसी तरह से, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि पौधों को ज्यादा पानी दे देते हैं और फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जाएगी। नो, अगेन अ sufficient amount of water is required for the process of photosynthesis। Fourth is sunlight। तो सनलाइट भी आपको जैसे रिएक्शन में लिखा है, अभी तक मैंने वही फैक्टर लिखे हैं, CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट।
तो सनलाइट भी आपके पास मेन एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर ये लो हुई, डिम हुई सनलाइट, तो जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी लेस होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको कह देते हैं, या आप सिंपली समझ लो कि अकॉर्डिंग टू सनलाइट रिएक्शन होगा। अगर सनलाइट ज्यादा हुई तो रिएक्शन फास्ट होगा, बट एक लिमिट तक। अगर कम हुई तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो लेस होगी। फिफ्थ पॉइंट इज टेम्परेचर। तो जितनी सनलाइट ज्यादा होगी ऑब्वियस है टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन अभी सनलाइट में भी हमने कहा कि एक लिमिट होती है कि वहां तक अगर सनलाइट है, उतनी लाइट हमें मिल रही है, प्लांट्स को मिल रही है, तो प्रोसेस फास्ट होगी, अदरवाइज वो एडवर्सली इफेक्ट भी कर सकता है। सिमिलरली टेम्परेचर वैसे तो अच्छा है, जितना टेम्परेचर हाई हुआ जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसका रेट भी हाई होगा, लेकिन अप टू अ लिमिट 40 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस जैसे जून वगैरह के महीने में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट इज मिनरल्स। अब क्लोरोफिल हमने पहले भी पढ़ा था, तो क्लोरोफिल किससे बना होता है? अगर हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि इसके स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेंटर में एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, एक मिनरल प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम, मैग्नीज, इस तरह के जो मिनरल्स है वो प्लांट की बहुत अच्छी खुराक है। उसके बिना ये चीजें क्लोरोफिल वगैरह पौधों में कम हो जाती हैं। तो similar to that one, we can say minerals like the magnesium, manganese is very important for the high rate of photosynthesis. This is all about what is photosynthesis, what are the factors affecting the photosynthesis. Next we are doing heterotrophic mode of nutrition. तो heterotrophic mode of nutrition में हमने क्या किया था कि वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने फूड के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, वेदर प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको हम हेट्रोट्रोफ्स का नाम देंगे। जो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे उनको हम हेट्रोट्रोफ्स का नाम देंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारी टाइप क्या आती है? दैट इज नोन एज अ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें मशरूम हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मशरूम के आसपास की जमीन को आप देखें तो वहां पर आपको छोटे छोटे कीटाणु से मिलते हैं। तो होता क्या है कि ये किसके ऊपर, इस तरह के प्लांट, हमने कौन सी एग्जांपल ली है? मशरूम्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं एज ए फूड, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके वन ऑफ एग्जांपल बहुत सिंपल है, वो आपने याद रखनी है, दैट इज नोन एज मशरूम। बैक्टीरिया, यीस्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑर्गेनिजम्स विच follow this type of mode of nutrition is called as saprophytes. समझ आ गया? बिल्कुल इजी, which depend on dead or decaying organic matter. नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गेस्ट एंड होस्ट रिलेशनशिप। अब गेस्ट आते हैं हमारे घर, हम उन्हें अपनी तरफ से जितना हो सकता है कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, खाने का, पीने का, रहने का, एवरी कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हम उस समय किस तरह से एक्ट कर रही होती है? एज ए होस्ट। और गेस्ट क्या करते हैं? खाया पिया और चले गए। तो यहाँ पर कहना नहीं चाहिए, बट दे आर एक्टिंग लाइक अ पैरासाइट। तो
वैसे होता नहीं है, डोंट यूज फॉर द गेस्ट द टर्म ऑफ पैरासाइट, बट हम एक समझने के लिए वही टर्म को यूज कर रहे हैं। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म without giving them any benefit. Such type of organisms are called as parasites, and the organisms from which they obtain food, that is called as host. तो इसकी एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। एक होता है बेटा जी डोडर प्लांट, जिसको आप हिंदी में अमर बेल के नाम से जानते हो। बेरी के ऊपर अमर बेल होती है। अमर बेल खुद तो हरी भरी पूरी महकदार बनी होती है, लेकिन वो बेरी से अपना खाना जो है ऑब्टेन कर रही होती है। तो बेरी के ऊपर, जिस बेरी के ऊपर अमरबेल होती है, वो सूखती जाती है। इसी तरह से मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट्स, तो मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट्स में क्या होता है कि वो मॉस्किटो जो होता है वो हमारा ब्लड पीता है, खुद तो वो मोटा हो गया और हमारे अंदर डिजीज कोज कर देता है, विच इज नोन एज मलेरिया। इसके अलावा भी हमारे पास राउंड वॉर्म, एक और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में रेफर की गई है। राउंड वॉर्म्स ये हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और वहां पर भी ये प्रॉब्लम डिजीज कोज करता है और खुद मोटा ताजा बना रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इससे ऑपोजिट, इसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हुआ था और दूसरे को नुकसान हो रहा है। लेकिन सिम्बायोटिक में इक्वल रिलेशनशिप है, दोनों ऑर्गेनिज्म में इक्वल बेनिफिट टू ईच अदर प्रोवाइड करते हैं। इसके भी पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना किसी भी चीज को बहुत इजी हो जाता है। तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल है लाइक द लीचन्स प्लांट। इनमें क्या होता है, एल्गी एंड फंजाई प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों में गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, मतलब आप दूसरे को चीज दोगे भी और उससे लोगे भी, ठीक है ना। तो एक दूसरे को ये बेनिफिट देते हैं। बेनिफिट किस तरह से, जो फंजाई होता है उसका काम होता है वाटर एंड मिनरल इसको देना, इनकी यूटिलाइज करके ये फूड बनाता है। तो ये फूड किसको देता है, इसको, और ये वाटर एंड मिनरल किसको दे रही है, एल्गिड को। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रही होती हैं। तो ये होता है एक दूसरे को बेनिफिट देने वाला रिलेशनशिप, इनको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। लास्ट टाइप हमारे पास है दैट इज नोन एज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस नाम से क्लियर हो रहा है, इंसेक्ट को खाने वाली प्रोसेस। तो ऐसे जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स, वो इंसेक्ट को अपना फूड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्टिवोरस होते हैं ये ऐसी जगह पर ग्रो कर रहे होते हैं जहां पर लैंड के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को अपना फूड बनाते हैं। इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत सुंदर सा डायग्राम भी आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से देखना। दैट इज नोन एज अ पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट जो होता है कुछ मटके की शेप का होता है, ये मैंने उसका मुंह, माउथ रिप्रेजेंट किया है। इसके ऊपर ये उसकी लिड लगी हुई है।
जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पर आकर बैठता है तो लिड एकदम से उसके ऊपर आ जाती है, क्लोज कर जाती है, इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है और ये इंसेक्ट को खा लेता है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, तो ये आप कर सकते हो। एज वेल एज एक और डायग्राम पिक्चर आपको दिखाई गई है, दैट इज नोन एज द वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर रॉट, बहुत सी एग्जाम्पल्स इसकी हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होपफुली ये कंप्लीट चैप्टर आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर को अच्छी तरह से कीजिए, और अगर आपने एक्टिविटी से रिलेटेड मेरी वीडियोस को देखनी है तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।